मैं सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति को प्रणाम करना चाहता हूं। सभापति जी, एक लंबे समय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है ग्वालियर में, वहाँ जो सामाजिक संगठन थे, सामाजिक न्याय को समर्पित संगठन थे, अधिवक्ता थे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते थे, वो चाहते थे कि ग्वालियर जो हाई कोर्ट की खंडपीठ है उस परिसर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित हो। एक लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वहाँ जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने 11 मार्च 2025 को उसकी अनुमति प्रदान कर दी सभापति महोदय, और ये तय हो गया कि 17 मई को महामहिम राज्यपाल और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस मूर्ति को स्थापित करेंगे, प्रतिमा को स्थापित करेंगे। लेकिन 17 मई से पहले ही 14 मई को जब उस मूर्ति को अंदर जाना था परिसर में, सभापति महोदय, तमाम लोगों ने उसका विरोध कर दिया और विरोध करने के बाद उस मूर्ति को प्रवेश नहीं होने दिया ग्वालियर खंडपीठ परिसर में। सभापति महोदय, उसका विरोध हुआ और परिणाम यह हुआ सभापति महोदय कि वो जो कार्यक्रम था महामहिम राज्यपाल का और मुख्य न्यायाधीश जी का, वो कार्यक्रम स्थगित हो गया। वहाँ एक लंबे समय से सभापति महोदय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का लोग विरोध कर रहे हैं। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा, ये उसी जहनीत के लोग हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान बना रहे थे तो इनका मानना यह था कि जब मनु जी का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग थे 1949 में जिन्होंने रामलीला मैदान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया। ये वही लोग हैं। सभापति महोदय, ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया, न राष्ट्रध्वज को अपनाया। मैं बहुत विनम्रता के साथ सभापति महोदय आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, मैं राज्य सरकार की शक्तियों को समझता हूं। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का रवैया अत्यधिक लचीला है और वो जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनके लिए उदार है। सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है। करोड़ों लोगों की भावनाएं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ जुड़ी हैं। लोग चाहते हैं कि वहां प्रतिमा का स्थापना हो। और मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा, लोग शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वहां आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार दावत दे रही है उनको हिंसा करने के लिए। श्रीमान नीरज डांगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय। अरे, मैं इस सदन का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण, संवेदनशील एवं जनहित से जुड़े हुए विषय की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह विषय देश के लोकतांत्रिक ढांचे के चौथे स्तंभ पत्रकारिता से संबंधित है। कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को दी जाने वाली यात्रा रियायतें महामारी के दौरान स्थगित कर दी गई थीं, जो उस समय की परिस्थितियों में एक अस्थायी एवं व्यवहारिक निर्णय था। किंतु खेद का विषय है कि देश में सामान्य स्थिति बहाल होने तथा आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां सभी प्रकार से सुचारू रूप से प्रारंभ होने एवं अन्य श्रेणियों को दी जाने वाली रियायतें भी पुनः लागू होने के बावजूद पत्रकारों को यह महत्वपूर्ण सुविधा आज तक उनकी बहाल नहीं की गई है। सभापति महोदय, यह सर्वविदित है कि पत्रकार केवल समाचार संकलन तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि देश के दूरदराज, दुर्लभ एवं संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर आम नागरिकों की समस्याएं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आपदाओं, सामाजिक असमानताओं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार उन्हें सीमित संसाधनों, जोखिमपूर्ण परिस्थितियों और समयबद्ध दबावों में काम करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय रेल द्वारा दी जाने वाली यात्रा रियायतें किसी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होकर के, बल्कि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक एक आवश्यक सुविधा रही है। माननीय सभापति महोदय, यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित तभी सुनिश्चित हो सकता है जब पत्रकार निर्भय, स्वतंत्र और सुलभ साधनों के साथ कार्य कर सकें। पत्रकारों को
यात्रा रियायतों से वंचित रखना अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कार्यक्षमता को सीमित करता है और यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों की भावना के अनुरूप नहीं कही जा सकती है। विशेष रूप से छोटे एवं स्वतंत्र पत्रकार, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय मीडिया से जुड़े संवाददाता इस निर्णय से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। लोकतंत्र सशक्त, जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र तब ही रह सकता है जब उनकी आवाज निर्भय, स्वतंत्र और निर्बाध हो सके। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एवं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि कोविड-19 महामारी से पूर्व भारतीय रेल द्वारा पत्रकारों को प्रदान की जाने वाली सभी यात्रा रियायतों को तत्काल प्रभाव से पुनः बहाल किया जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्पष्ट For an opportunity to raise an important matter. The peoples residing in the northern part of the BTR Assam, adjacent to Indo-Bhutan border, have been facing drinking water scarcity since long time. Sir, because of the drinking river water, the villagers have been fallen victim of some communicable disease and non-communicable disease such as TB, malaria, etc. On the other hand, the government scheme, due to the geographical formation of this area, comprising large boulders, gravels, and highly permeable strata, the installation of the conventional ground-based water sources such as ring wells, shallow tube wells, and hand pump is technically unfeasible. Sir, the departmental study shows that the groundwater table in these areas lies at a depth ranging from 100 meter to 120 meter below ground level and is observed to be declining at an alarming rate each year. Analysis of historical groundwater data from deep tube wells of existing 5 water supply schemes indicates a consistent downward, and approximately 20 years ago, the groundwater table was at around 60 meter depth, which declined to about 70 meter a decade ago and has now further fallen to depths ranging between 90 meter to 110 meter. Sir, it has been observed that the discharge from existing deep tube wells is insufficient to meet the prescribed norm of 55 LPCD, and the yield continues to decrease progressively each year. In many locations, the deep tube wells completely dry up during summer months, leading to severe water scarcity. Sir, considering the above facts, it can be reasonably concluded that if this trend continues, the deep tube wells in the region are likely to become entirely non-functional in the near future, resulting in an acute water crisis affecting both human and livestock population. It is pertinent to mention that these border areas are predominantly inhabited by economically weaker sections of society, making them highly vulnerable to water scarcity. Sir, in order to avert the impending crisis and ensure sustainable access to safe drinking water, the implementation of surface water-based river source drinking water supply scheme is imperative. If such projects are implemented along the entire stretch of villages adjacent to the Indo-Bhutan border, the drinking water problem for both humans and animals can be resolved on a long-term and sustainable basis. Sir, in view of the persistent and acute water scarcity across villages situated along the Indo-Bhutan border in all the districts of Bodoland Territorial Council, I strongly recommend to the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to implement the surface water-based drinking water supply projects on priority. Sir, thank you, sir. Ms. Swati Maliwal ji. Thank you, Chairman, sir.